तो जय हिंद। मैं विवेक आपका स्वागत करता हूं विक्की विवेक क्लास के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम देखेंगे क्लास 12 के हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 देखेंगे। इससे पहले क्लास 12 का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम था राजा किसान और नगर पार्ट 3-4 वीडियो बना चुके हैं। आप नहीं देखे तो जाके सबसे पहले उसको देखिए। चलिए आज इससे नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि इसकी कहानी क्या थी। तो देखिए 16 महाजनपद के बारे में समझ लेते हैं। उस समय जो 16 महाजनपद थे उसके बारे में काफ़ी डिटेल से समझ लिए कि 16 महाजनपद कौन कौन थे। तो देखिए 16 महाजनपद में मात्र एक महाजनपद 16 महाजनपद में मात्र एक महाजनपद मगध ही शक्तिशाली हो पाया। तो मगध इतना शक्तिशाली क्यों हो पाया, तो इसी वीडियो में हम समझेंगे कि 16 महाजनपद में मात्र एक महाजनपद मगध ही क्यों शक्तिशाली हो पाया। तो देखिए चलिए समझते हैं। तो समझने का प्रयास करते हैं कि 16 महाजनपद में मगध ही क्यों शक्तिशाली हो पाया। तो देखिए मगध के बारे में समझते हैं। तो देखिए मगध इतना शक्तिशाली हुआ, इसका कई कारण है। कई प्रमाण विद्वानों के द्वारा, इतिहासकारों के द्वारा अनुमान लगाया जाता है कि 16 महाजनपद में मगध ही क्यों शक्तिशाली हो पाया। इसका सबसे बड़ा कारण है कि जो मगध था, यहाँ पे समझते हैं, जो मगध महाजनपद था वह मगध महाजनपद वर्तमान में कहिए तो बिहार प्रांत में स्थित था। मगध महाजनपद वर्तमान में कहिए तो बिहार प्रांत में स्थित था और मगध पे कई शक्तिशाली राजाओं ने शासन किया, जिस कारण सभी महाजनपद में मगध पे कई शक्तिशाली राजाओं ने शासन किया, जिस कारण सभी महाजनपद में सिर्फ मगध ही महाजनपद विकसित हो पाया। और इसका कई भौगोलिक प्रमाण भी है। तो देखिए मगध का भौगोलिक प्रमाण क्या है कि जो मगध की राजधानी थी, मगध की जो राजधानी थी गिरिब्रज, जो मगध की राजधानी थी, वो चारों टाइप से मगध की जो राजधानी थी गिरिब्रज, मतलब वो नदियों से, जगह मगध की राजधानी थी वो पहाड़ियों से घिरा हुआ था। जैसे राजगीर मगध का जो क्षेत्र था, राजधानी थी, वो पांच पहाड़ियों से घिरा हुआ था, जिस कारण मगध महाजनपद पर कोई बाहरी आक्रमणकारी आक्रमण नहीं कर पाया। यह मगध का भौगोलिक प्रमाण था कि मगध का जो राजधानी थी राजगिरी, वह 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था, जिस कारण उस पर किसी को भी आक्रमण करना कठिनाई होती थी। सबसे पहला कारण। दूसरा कारण कि मगध था, वो मगध पर जितना भी शासक किया उसमें कोई जाति का कोई भी भेदभाव नहीं था। जैसे कई अलग अलग प्रमाण, जैसे हड़यक वंश के संस्थापक बिंबिसार जाति से क्षेत्रीय थे। उसके बाद शुंग वंश के संस्थापक कई शासक जो शूद्र जाति से शूद्र होते हुए भी इस वंश में शासन किया, जिसका यह साम्राज्य मतलब मगध साम्राज्य इतना शक्तिशाली हो पाया। और जो मगध की राजधानी थी राजगिरी, वो 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था, जिस कारण उस पर कोई बाहरी आक्रमण करने में असंभव रहता था, मतलब संभव नहीं हो पाता था। उसके बाद जो मगध का कुछ जो क्षेत्र था, वर्तमान में कहिए जो पाटलिपुत्र, मगध का जो वर्तमान का एरिया, आधुनिक में कहिए तो नालंदा पाटलिपुत्रा, उसके बाद नालंदा पाटलिपुत्रा का जो क्षेत्र है वर्तमान मतलब पहले के क्षेत्र में मगध कहलाता था, वर्तमान में कहिए तो नालंदा यह सब क्षेत्र मगध कहलाता था। पाटलिपुत्रा बिहार का जो एरिया वो मगध कहलाता था। तो जो मगध का क्षेत्र था वो नदियों से घिरा हुआ था, जिस कारण उस पर कोई बाहरी आक्रमणकारी आक्रमण नहीं कर पाता था। और जो मगध का राजधानी थी वो पहाड़ियों से घिरा हुआ था, जिस कारण उस पर कोई आक्रमणकारी आक्रमण नहीं कर पाता था। और उसमें युग में मगध साम्राज्य में जितना भी शासक हुआ वह योग्य शासक हुआ, जिसने कोई भी जाति के अनुसार, कोई भी धर्म के अनुसार भेदभाव नहीं किया, बल्कि अपने काम योग्यता पर ध्यान दिया, अपने काम किया, और जिससे इस पूरा का पूरा मगध साम्राज्य का विस्तार करने में अहम योगदान दिया, जितना भी मगध पे शासक हुआ। तो ये भी बात हम काफ़ी बेहतरीन तरीक़ा से समझ लिए। उसके बाद देखिए जो मगध है वर्तमान में बिहार, नालंदा, ये सब क्षेत्र का, नालंदा बिहार का जो क्षेत्र है, गया का जो क्षेत्र एरिया वो मगध का लाया। और मगध की राजधानी राजगिरी पहाड़ियों से घिरा हुआ था, जिस कारण इस पर कोई आक्रमणकारी आक्रमण करने में असंभव था। उसके बाद जो मगध का शासक था वो अस्थायी सेना रखना शुरू किया। जो मगध का शासक था वो मगध का जो भी शासक था वो अस्थायी हाथी रखना शुरू किया, और यही हाथी युद्ध लड़ने में, कई काम करने में योगदान दिया, जिससे मगध का जो क्षेत्र था धीरे धीरे करते करते विकसित होते गया। तो हम समझ रहे हैं मगध के बारे में। तो देखिए मगध इतना शक्तिशाली क्यों हो पाया। तो मगध का जो राजधानी थी पहाड़ियों से घिरा हुआ था, जिस कारण इस पर कोई बाहरी आक्रमण करने में असंभव था। मगध का जो क्षेत्र था
मगध का जो क्षेत्र था वह भूमि काफ़ी उपजाऊ था। ऐसा इसीलिए कहा जाता है कि मगध का जो क्षेत्र था वह नदियों के किनारे स्थित था और नदी के किनारे वाला क्षेत्र जो होता काफ़ी उपजाऊ भूमि होता था, जिसे अनाज काफ़ी आसानी से उगाया जाता था, जिससे वह राज्य में लोग भूखमरी की समस्या, कोई भी आर्थिक स्थिति के कारण, मतलब कोई भी स्थिति के कारण वह लोग भूखे नहीं मरते थे, जिस कारण यह क्षेत्र धीरे धीरे करते करते विशाल होते गया। और तीसरा कारण समझेंगे कि मगध का शासक ने अस्थायी सेना रखना, अस्थायी हाथी और अस्थायी सेना रखना शुरू किया। यही सेना साम्राज्य, यही हाथी साम्राज्य विस्तार करने में अहम योगदान दिया। ये बात समझ लिए कि मगध इतना शक्तिशाली को क्यों हो पाया। तो देखिए मगध इतना शक्तिशाली हो पाया, ये बात तुम समझ लिए। देखिए अब समझते कि मगध पे कितना राजवंशों ने शासन किया। तो देखिए मगध पे कहिए तो 7 राजवंशों ने शासन किया। मगध पे कहिए तो 7 राजवंशों ने शासन किया। राजवंश मतलब राजा का वंश। ई राजा शासक किया, उसका बेटा शासक किया, वो शासक मर गया, उसका बेटा शासक किया या मार दिया गया। तो देखिए मगध प्रशासन के बारे में समझते हैं कि 16 महाजनपद में मात्र एक महाजनपद मगध ही क्यों शक्तिशाली हो पाया। तो क्यों शक्तिशाली हो पाया ये बात हम काफ़ी बेहतरीन तरीका से समझ लिए और मगध पे शासन के बारे में समझते हैं। तो मगध पे 7 राजवंशों ने शासन किया जो इस प्रकार है। ऐतिहासिक मतलब इतिहास के प्रमाण के अनुसार मगध महाजनपद पे कुल 7 राजवंशों ने, मगध महाजनपद पे कुल 7 राजवंशों ने शासन किया। ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार मगध महाजनपद पे कुल 7 राजवंशों ने शासन किया। इसके विषय में जानकारी हमें महाजनपद के बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय भगवती सूत्र से मिलती है कि ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार मगध महाजनपद पे कुल 7 राजवंशों ने शासन किया। ये बात हम काफ़ी बेहतरीन तरीका से समझ रहे हैं। तो देखिए 7 राजवंशों में वो कौन कौन थे इसके बारे में हम समझेंगे। एक मतलब राजवंशों के बारे में काफ़ी डिटेल्स और तसल्ली से वर्णन करेंगे कि 7 राजवंशों ने जो मगध पे शासन किया और ये छोटा सा साम्राज्य धीरे धीरे करते करते बहुत बड़ा विकसित साम्राज्य हो पाया। और इस साम्राज्य का पतन भी कैसे हुआ वो भी हम काफ़ी बेहतरीन तरीका से समझने का प्रयास करेंगे काफ़ी डिटेल से। तो देखिए मगध पे 7 राजवंशों में सबसे पहला वंश था हर्यक वंश। मगध राजवंशों में सबसे पहला वंश जो शासन किया उसका नाम था हर्यक वंश, जिसका शासनकाल 544 ईसा पूर्व से, जिनका शासनकाल 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक रहा। मतलब मगध महाजनपद में शासन किया पहला राजवंश जिसका नाम था हर्यक वंश, इसके संस्थापक बिंबिसार थे, उनका शासनकाल था। मतलब हर्यक वंश का शासनकाल, मगध महाजनपद पर हर्यक वंश का शासनकाल 544 ईसा पूर्व से, ईस्वी में नहीं ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक मगध महाजनपद पर हर्यक वंश का शासनकाल रहा, मतलब दबदबा रहा। उसके बाद है कि हर्यक वंश के बाद मगध पर जो शासन किया उसका नाम था शिशुनाग वंश। हर्यक वंश के बाद जो मगध पर शासन किया उसका नाम था शिशुनाग वंश, जिसका शासनकाल 412 ईसा पूर्व से, जिसका शासनकाल 412 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व तक रहा, जिनका शासनकाल 412 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व मगध महाजनपद पे रहा। और तीसरा जो मतलब मगध महाजनपद पे जो तीसरा वंश ने शासन किया उसका नाम था नंद वंश। मगध महाजनपद पे तीसरा वंश ने जो शासन किया उसका नाम था नंद वंश और इसका शासनकाल 344 ईसा पूर्व से, इनका शासनकाल 344 ईसा पूर्व से 323 ईसा पूर्व तक मगध महाजनपद पर रहा। तो ये हम काफ़ी बेहतरीन तरीका से समझ रहे हैं कि मगध महाजनपद में कुल 7 राजवंशों ने शासन किया, जिसमें पहला हर्यक वंश, दूसरा शिशुनाग वंश, तीसरा नंद वंश और चौथा जो था जो काफ़ी शक्तिशाली वंश बना वो था मौर्य वंश। मगध महाजनपद में सबसे 7 राजवंशों में जो सबसे शक्तिशाली वंश था उसका नाम था मौर्य वंश। इसके बारे में भी काफ़ी डिटेल से वर्णन करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे हर्यक वंश, उसके बाद शिशुनाग वंश, उसके बाद नंद वंश, उसके बाद मौर्य वंश। और मौर्य वंश का शासनकाल 322 ईसा पूर्व से, मौर्य वंश का शासनकाल 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक मगध महाजनपद पर रहा। मतलब मगध महाजनपद पर मौर्य वंश का शासनकाल 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक रहा मगध महाजनपद। उसके बाद अगला जो वंश था उसका नाम था शुंग वंश। अगला जो वंश था मगध महाजनपद पर शासन किया उसका नाम था शुंग वंश। अगला जो महाजनपद था उसका नाम था शुंग वंश, 5वां महाजनपद शुंग वंश। इसका शासनकाल 185 ईसा पूर्व से मगध महाजनपद और 75 ईसा पूर्व तक इसका शासनकाल रहा। तो ये आप देखिए ईसा पूर्व और ईस्वी के बारे में काफ़ी डिटेल से बता चुके हैं इससे पहले कि मतलब हिस्ट्री का जो इंट्रोडक्शन वीडियो उसमें बता चुके हैं। उसके बाद 5वां के बाद जो छठा महाजनपद था उसका छठा जो वंश था मगध महाजनपद पे शासन किया उसका नाम था कण्व वंश। जो छठा महाजनपद था उसका नाम छठा जो मगध महाजनपद पर शासन किया राजवंश था वो उसका नाम था कण्व वंश। इसका शासनकाल 75 ईसा पूर्व से, इनका शासनकाल 75 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व तक रहा। इनका शासनकाल मतलब कण्व वंश
मगध महाजनपद में जो शासन किया कनव वंश, इसका शासनकाल 75 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व तक मगध महाजनपद पर रहा। और जो लास्ट वंश था जो मगध महाजनपद पे शासन किया, इसके बाद मगध महाजनपद का पतन हो गया। ये भी बात हम काफ़ी बेहतरीन तरीका से समझेंगे। तो जो मगध महाजनपद में अगला लास्ट वंश था, 7वां वंश था, उसका नाम था सातवाहन वंश। इसका शासनकाल 30 ईसा पूर्व से, मतलब सातवाहन वंश का शासनकाल 30 ईसा पूर्व से 250 ईसा पूर्व तक। इस सातवाहन वंश का शासनकाल मगध महाजनपद पर 30 ईसा पूर्व से 250 ईसा पूर्व तक रहा। तो देखिए मगध महाजनपद पर 7 राजवंशों ने शासन किया: हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कनव वंश, सातवाहन वंश। इसका याद रखने का ट्रिक है, ह से हर्यक, स से शिशुनाग, न से नंद, म से मौर्य, सु से शुंग, क से कनव, सा से शान। मतलब ह सी ना मा सुक सात, ह सी ना मा सुक और सात, हसीना मासुक सात से हर्यक वंश पे मतलब जो शासन किया मगध महाजनपद में जो शासन किया उसका याद रखने का ठीक है। हसीना मासुक सात, ह से हर्यक वंश, स से शिशुनाग वंश, न से नंद वंश, म से मौर्य वंश, स से शुग वंश, क से कनव वंश, सात से सातवाहन वंश ने शासन किया। उसके बाद हम समझेंगे हर्यक वंश के बारे में कि काफ़ी डिटेल से समझेंगे, जिसका शासनकाल 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक रहा। तो देखिए समझने का प्रयास करते हैं कि हर्यक वंश मगध महाजनपद जो पहला राजवंश था उसका नाम था हर्यक वंश। हर्यक वंश के बारे में काफ़ी डिटेल से समझते हैं। तो देखिए हर्यक वंश का शासनकाल 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक मगध महाजनपद में रहा। देखिए हर्यक वंश का जो संस्थापक था उसका नाम था बिंबिसार। हर्यक वंश का जो संस्थापक था उसका नाम था बिंबिसार और यह मगध का वास्तविक संस्थापक कहा जाता था। हर्यक वंश का संस्थापक का नाम बिंबिसार था और यह इसे मगध वंश का मतलब मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता था, क्योंकि इसने इस साम्राज्य के विस्तार करने में अहम योगदान दिया। और यह कहा जाता है कि विद्वानों के द्वारा, इतिहासकारों के द्वारा कहा जाता है कि जो क्या कहता है बिंबिसार था, हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार था, वह मात्र 15 वर्ष की अवस्था में राजा बन गया था, मतलब शासक बन गया था। हर्यक वंश का जो संस्थापक था बिंबिसार मात्र 15 वर्ष की आयु में 15 साल की उम्र में राजा बन गया था। ऐसा इतिहासकारक द्वारा अनुमान लगाया जाता है बिंबिसार के बारे में। देखिए हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था, जिसने अपनी राजधानी गिरिब्रज वर्तमान में कहिए तो पाटलिपुत्र का क्षेत्र बनाया। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार ने अपनी राजधानी राजगिरी कहिए या पाटलिपुत्र या गिरिब्रज को बनाया। तीनों का मतलब एक ही होता है। वर्तमान में कहिए तो पाटलिपुत्र के क्षेत्र को अपना राजधानी बनाया। और यह ऐसा कहा जाता है कि यह मात्र 15 वर्ष की अवस्था में राजा बना था। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार मात्र 15 वर्ष की अवस्था में राजा बना था। और इन्होंने मतलब हर्यक वंश के जो संस्थापक थे बिंबिसार अपने दहेज के रूप में मतलब अपना दहेज में जो क्षेत्र मिला उससे साम्राज्य विस्तार किया। और इतिहासकारों के द्वारा अनुमान लगाया जाता है कि हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार ने 500 विवाह किए। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार ने 500 विवाह किए और उस विवाह के माध्यम से लिए गए क्षेत्र मतलब विवाह के माध्यम से जो क्षेत्र मिला उससे अपना साम्राज्य विस्तार करने में योगदान दिया। तो इसके बारे में फिर से हम समझते हैं कि हर्यक वंश के जो 500 जो विवाह किए बिंबिसार, वो अपना साम्राज्य कैसे विस्तार किया। देखिए तो हर्यक वंश के बारे में समझ रहे थे। तो हर्यक वंश पे 4 राजाओं ने शासन किया। जो था हर्यक वंश का प्रथम संस्थापक बिंबिसार के बाद अजातशत्रु, उसके बाद उदयन, उसके बाद नागदशक और नागदशक के बाद हर्यक वंश का अंत हो गया। तो अब हर्यक वंश पे 4 राजाओं ने शासन किया, उसके बारे में हम समझते हैं। तो हर्यक वंश का प्रथम संस्थापक जो बिंबिसार था, हर्यक वंश का संस्थापक भी इसे कहा जाता था बिंबिसार। तो बिंबिसार के बारे में समझते हैं। तो बिंबिसार इतिहासकारों द्वारा अनुमान लगाया जाता है कि बिंबिसार ने 500 विवाह किए और 500 विवाह के माध्यम से जो उसको क्षेत्र मिला, दहेज के रूप में जो क्षेत्र मिला मतलब जो जमीन मिला, उससे अपना क्षेत्र का अपना साम्राज्य का विस्तार किया बिंबिसार ने। लेकिन इतना विवाह का वर्णन मतलब इतिहासकारों का अनुमान लगाया जाता है लेकिन मिलता नहीं है। तो कहिए तो 4 ही विवाह के माध्यम से 4 ही विवाह के बारे में मिलता है। तो वह 4 विवाह कौन कौन किए जिससे वह क्षेत्र मतलब मगध का जो क्षेत्र था उसको विस्तार करने में अहम योगदान दिया बिंबिसार ने, तो वो समझते हैं। तो देखिए इस वंश में 4 शासकों ने शासन किया। पहला था बिंबिसार के बारे में समझते हैं। बिंबिसार का शासनकाल 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व से 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक मगध पर रहा। और मगध का प्रथम वंश हर्यक वंश था, जिसका संस्थापक बिंबिसार थे। बिंबिसार का शासनकाल 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक मगध पर रहा। और बिंबिसार ने 4 विवाह किए लेकिन अनुमान लगाया जाता है कि 500 विवाह की। तो देखिए 4 विवाह के बारे में समझते हैं। बिंबिसार ने 4 विवाह किए। पहला विवाह जिसे किया, पहली पत्नी का नाम था महाकोसला देवी। पहली बिंबिसार ने जो पहली पत्नी का नाम था उसका नाम था महाकोसला देवी, जो कौशल
जो कौशल राज की पुत्री और प्रसेनजीत की बहन थी। जो महाकौशला देवी थी, जो बिंबिसार की पहली पत्नी महाकौशला देवी थी, वह प्रसेनजीत की बहन जो कौशल राज की पुत्री थी, मतलब जो कौशल राज था उसका पुत्री थी, उसका बेटी थी और प्रसेनजीत की बहन थी। यह अनुमान लगाया जाता है इतिहासकारों के द्वारा। बिंबिसार ने पहला विवाह को महाकौशला देवी से किया, जो कौशल राज की पुत्री और प्रसेनजीत की भी बहन थी। तो ये बात समझ लिया। उसके बाद दूसरा विवाह जो किया बिंबिसार ने, जो दूसरा विवाह किया, दूसरी पत्नी वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी थी। जो दूसरी पत्नी थी वह वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी थी, उसका नाम था चेलना। जो वैशाली की लिच्छवी, बिंबिसार की दूसरी पत्नी का नाम चेलना था, जो वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी थी। जो वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी थी, मतलब राजकुमारी मतलब राजा की बेटी थी चेलना, जिसका नाम था चेलना। पहला विवाह महाकौशला देवी से, दूसरा विवाह चेलना से किया। जो वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी थी। उसके बाद बिंबिसार ने तीसरा विवाह क्षेमा से किया। बस इसका नाम ही था, बिंबिसार ने तीसरा विवाह क्षेमा से किया, जो पंजाब की मंद्र कुल की राजकुमारी थी। बिंबिसार ने तीसरा विवाह क्षेमा से किया, जो पंजाब की मंद्र कुल की राजकुमारी थी। जो पंजाब की मंद्र कुल राजकुमारी मतलब राजा की बेटी थी। पहला विवाह महाकौशला देवी से, दूसरा विवाह लिच्छवी के राजकुमारी चेलना से, और उसके बाद तीसरा विवाह क्षेमा के पंजाब क्षेमा से किया। तीसरा विवाह क्षेमा से किया, जो पंजाब की मंद्रकुल की राजकुमारी थी। उसके बाद जो चौथा विवाह था, बिंबिसार ने चौथा विवाह आम्रपाली से किया। आम्रपाली से किया, जो वैशाली की गणिका थी। तो देखिए, वैसे तो कहा जाता है कि बिंबिसार ने 500 विवाह किया, लेकिन 4 ही विवाह के बारे में मतलब इतिहास में मिलता है। वह 4 विवाह में पहला विवाह महाकौशला देवी से, दूसरा विवाह चेलना से, और तीसरा विवाह क्षेमा से, और चौथा विवाह जो आम्रपाली से उससे किया बिंबिसार। और बिंबिसार के बाद बिंबिसार ने मतलब जो दूसरा विवाह किया था, जिसका जो बिंबिसार ने जो दूसरा विवाह किया, तो उसका नाम था वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी, जिसका नाम था चेलना। इसी से इसको एक पुत्र की प्राप्ति हुआ था, जिसका नाम अजातशत्रु था। मतलब चेलना से ही एक पुत्र की प्राप्ति हुआ, जिसका नाम था अजातशत्रु। और अजातशत्रु ने ही अपने पिता की ही हत्या कर दी। जिसे मतलब अपना बाप जिसका नाम था बिंबिसार, उसका हत्या अजातशत्रु ने कर दिया। ऐसा इसीलिए क्या, क्योंकि गद्दी प्राप्त करने में मतलब राजा बनने का बहुत ज़्यादा शौक था अजातशत्रु को। इसीलिए अपने पिता बिंबिसार की हत्या उसी के पुत्र, मतलब जिससे दूसरा पत्नी से उसका पुत्र प्राप्ति हुआ, तो उसका नाम था चेलना। इसी से हुआ तो उसका पुत्र की प्राप्ति, चेलना से पुत्र की प्राप्ति हुआ था अजातशत्रु। उसने ही बिंबिसार की हत्या कर दी। और अगला शासक मतलब बिंबिसार के बाद अगला शासक जो बना वो अपना खुद, मतलब हर्यक वंश का जो अगला शासक हुआ वो अपना खुद बन गया। मतलब अजातशत्रु हर्यक वंश का दूसरा शासक बना। देखिए, बिंबिसार की हत्या उसी के पुत्र अजातशत्रु ने कर दिया। और जो अपना पिता को मार देता उसे प्रीतहंता कहा जाता है। इसीलिए अजातशत्रु को प्रीतहंता भी कहा जाता है। प्रीतहंता भी कहा जाता है। अजातशत्रु को प्रीतहंता भी कहा जाता है। और अपने पिता की हत्या मतलब बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र, खुद के पुत्र अजातशत्रु ने कर दिया। तो अजातशत्रु के बाद मतलब हर्यक वंश का जो अगला शासक बना वो अजातशत्रु बना। तो अजातशत्रु के बारे में समझते हैं कि हर्यक वंश का जो अगला शासक था अजातशत्रु। देखिए, अजातशत्रु का अर्थ होता है, मतलब अजातशत्रु का अर्थ इतिहासकारों को होता है कि शत्रुओं का नाश करने वाला, मतलब शत्रु को विनाश करने वाला। इसे कुनिक भी कहा जाता है। मतलब अजातशत्रु जो अपने पिता की हत्या कर दी, उसका अर्थ होता है शत्रुओं का नाश करने वाला, क्योंकि इसने खुद अपने पिता की हत्या करके गद्दी प्राप्त किया, मतलब शासक बना, हर्यक वंश का दूसरा शासक बना। और अजातशत्रु का अर्थ होता है शत्रुओं का नाश करने वाला। इसे कुनिक भी कहा जाता है। मतलब अजातशत्रु को कुनिक भी कहा जाता है। और इसी के काल में मतलब हर्यक वंश का दूसरा शासक अजातशत्रु के काल में ही बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया गया था। मतलब बौद्ध संगीति का या बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया गया था। बौद्ध के विचारों को इकट्ठा करने के लिए, बौद्ध के कई नियमों को इकट्ठा करने के लिए बौद्ध सम्मेलन का आयोजन अजातशत्रु के काल में ही कर दिया गया था। बौद्ध सम्मेलन का आयोजन जो हर्यक वंश का दूसरा शासक अजातशत्रु था। और अजातशत्रु का अर्थ शत्रुओं का नाश करने वाला, क्योंकि इसने अपने खुद पिता की ही हत्या करके गद्दी प्राप्त किया। इसे प्रीतहंता भी कहा जाता है और इसे कुनिक भी कहा जाता है। इसी के काल में प्रथम बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया गया था। मतलब अजातशत्रु के काल में ही प्रथम बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया गया था।
देखिए इसके काल में प्रथम बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया गया था। दो नए हथियार, मतलब अजात शत्रु के काल में ही दो नए हथियार, जो हथियार होता उसका प्रयोग किया गया था। रथ मसूल, पहला हथियार, जो दो नए हथियार में पहला हथियार था उसका नाम था रथ मसूल, और दूसरा था महाशिला कंटक, जो दूसरा था महाशिला कंटक, जो दूसरा हथियार था उसका नाम था महाशिला कंटक का प्रयोग किया गया था। तो अजात शत्रु के बारे में समझ लेते हैं। अजात शत्रु का अर्थ होता है क्षत्रियों का नाश करने वाला, क्योंकि इसने अपने पिता बिंबिसार की खुद हत्या करके गद्दी प्राप्त कर लिया, और इसे कुनिक भी कहा जाता है। और अजात शत्रु के काल में ही प्रथम बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो ये भी बात समझ लिए। और इसके काल में दो नए हथियार का प्रयोग किया गया था, महाशिलाकंटक और रथ मसूल, महाशिलाकंटक और रथ मसूल। और अजात शत्रु के बाद जो अगला शासक बना, देखिए अजात शत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी, इसीलिए इसका दखौसी से इसका बेटा, जो अजात शत्रु का बेटा था उसका नाम था उदयन, अजात शत्रु का ही हत्या कर दिया। मतलब इसने इसका दखौसी किया, मतलब अपने पिता की हत्या अजात शत्रु ने पहली बार बिंबिसार की हत्या कर दी। तो ये बोला कि तुम यदि अपना पिता को मार दोगे तो हम भी तुमको मार देंगे। तो अजात शत्रु का उसी का पुत्र जो उदयन था, अजात शत्रु को ही मार दिया, चाकू भोत के कुछ गौद करके अजात शत्रु को ही मार दिया उदयन ने। तो हर्यक वंश का जो अगला तीसरा शासक बना उसका नाम था उदयन। हर्यक वंश का जो अगला या तीसरा शासक बना उदयन, और उदयन को भी पीड़ितहंता कहा जाता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि इसने अपने पिता की हत्या खुद से कर दी, मतलब अजात शत्रु की हत्या कर दी, क्योंकि अजात शत्रु ने भी अपने पिता की हत्या कर दी थी, इसीलिए इसका दुखौसी पे मतलब उसके देख करके अपने पिता की हत्या कर दी। तो उदयन के बारे में समझते हैं। उदयन का शासनकाल 460 ईसा पूर्व से 444 ईसा पूर्व तक रहा। उदयन का शासनकाल 460 ईसा पूर्व से 444 ईसा पूर्व तक रहा। और उदयन ने उदयन के बारे में जो काम किया, उदयन ने कहा कि उदयन ने गंगा, सोन और पुनपुन नदी के संगम पर एक शहर की स्थापना किया जिसे पाटलिपुत्र कहा गया। उदयन ने गंगा, सोन और पुनपुन नदी के संगम पर एक शहर की स्थापना किया जिसे पाटलिपुत्र कहा गया। संगम मतलब तीनों नदी जहाँ पे मतलब गंगा मिलती है, सोन नदी भी और पुनपुन, तीनों नदी जहाँ पे आकर मिलती उस स्थान को संगम कहा जाता। वहीं पे एक शहर की स्थापना किया जिसे पाटलिपुत्र कहा जाता। वर्तमान में कहीं तो कुसुमपुर भी कहा जाता है उस नगर को। तो क्वेश्चन पूछा कि पाटलिपुत्र नगर का स्थान, उदयन गंगा, सोन और पुनपुन नदी के संगम के समीप एक शहर की स्थापना पाटलिपुत्र हुआ। पाटलिपुत्र था जो किसने किया, तो वह उदयन ने किया था। और उदयन को पीड़ितहंता भी कहा जाता है क्योंकि अजात शत्रु की हत्या उसी के पुत्र था उदयन ने कर दिया। तो ये भी बात हम समझ लिए, उदयन ने कर दिया। तो उदयन ने जो उदयन था इसका शासनकाल 460 से 444 ईसा पूर्व तक था। और उदयन ने गंगा, सोन और पुनपुन नदी के संगम, तो बता दी तीनों नदी जहाँ पे आकर के मिलती है, वहाँ पे एक शहर की स्थापना किया जिसे पाटलिपुत्र कहा गया और जिसे वर्तमान में कहीं तो कुसुमपुर भी कहा जाता है। तो उदयन के बारे में बस इतना ही है। बाकी का मात्र एक शासक जो बिंबिसार थे वो बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग थे। और उसके बाद जो अजात शत्रु, उदयन, नागदशक, ये सारे के सारे जैन धर्म को मानने वाले थे। मात्र एक बिंबिसार बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग थे, बाकी सारा जैन धर्म को मानने वाले लोग थे। और उदयन के बाद जो अगला शासक बना वो नागदशक बना। उदयन के बाद जो अगला शासक बना नागदशक बना। और नागदशक को भी उदयन का जो अगला शासक बना वह नागदशक बना। उदयन का पुत्र नागदशक था। उदयन का पुत्र नागदशक था। उदयन का बेटा नागदशक था जिसकी हत्या नागदशक की हत्या इसी के मंत्री उदयन का जो मंत्री था, उदयन का पुत्र का नाम नागदशक, और नागदशक का हत्या उदयन के मंत्री ने कर दिया जिसका नाम था शिशुनाग। उदयन का मंत्री का नाम था शिशुनाग, जिसने इसके पुत्र उदयन के पुत्र नागदशक की हत्या कर दी। जो हर्यक वंश का चौथा शासक था नागदशक, जिसकी हत्या उसी के मंत्री शिशुनाग ने कर दी। और हर्यक वंश के स्थान पर जो हर्यक वंश पहला 7 राजवंशों में पहला राजवंश हर्यक वंश था, हर्यक वंश के स्थान पर जो नया राजवंश की स्थापना किया उसका नाम था शिशुनाग वंश। जो नया राजवंश की स्थापना किया हर्यक वंश के स्थान पर एक नए राजवंश की स्थापना शिशुनाग हर्यक वंश के स्थान पर एक नए राजवंश की स्थापना शिशुनाग ने कर दिया और अपने नाम से ही वंश बना दिया शिशुनाग वंश। तो शिशुनाग के वंश के बारे में समझेंगे। और सबसे पहले हम हर्यक वंश के बारे में थोड़ा सा और समझ लेते हैं। हर्यक राजवंशों पर 4 राजाओं ने शासन किया। हर्यक राजवंशों पे 4 राजाओं ने शासन किया, बिंबिसार, अजात शत्रु, उदयन, नागदशक। और नागदशक की हत्या उसी के मंत्री शिशुनाग ने कर दी। और हर्यक वंश के स्थान पे एक नई राजवंश शिशुनाग वंश की नींव डाली
और शिशुनाग वंश के बारे में आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे काफ़ी डिटेल से और तसल्ली से। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।